हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम जीएस फाउंडेशन। इस वीडियो में हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में 4 तारीख की जो एग्ज़ाम हुआ है ग्रुप सी का, उस पेपर को डिस्कस करेंगे। और तुम लोग भी मेरे आंसर बताने से पहले एक बार ट्राई करने की कोशिश करना कि कितने क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो पलक, सानू, सब आ चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर देख लो जल्दी से सब लोग, अपना अपनी तरफ से भी टाइप करते रहना। देखो, एक हिंदी में पहला जो क्वेश्चन आया था 1 से 5 तक का, वो गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन था। हम पढ़ देते हैं, उसके बाद तुम लोग भी ट्राई करना है इसको। ठीक है, तो इसमें लिखा है, कवित्व संसार में बड़ा ही सुंदर है, स्वर्ग की अप्सराएं, नंदवंदन के पारिजात, पूर्णिमा का चंद्र सुंदर कहे जाते हैं, किंतु कवित्व के सामने इन सबकी सुंदरता अकिंचितकर है। वसंत ऋतु का मलयालिन, प्रातः काल का दिग्मंडल, संध्या का अरुणिम आकाश भी सुंदर कहे जाते हैं। वे क्या कवित्व की सुंदरता की स्तंभता कर रहे हैं? कवित्व को सुंदर ना कहना कवित्व का अनादर करना है। कवित्व ही समस्त वस्तुओं का मूल है। कवित्व ने ही सुंदर को सुंदरता दी है। सौंदर्य संसार में कवित्व ही सबसे ऊंचा है। संसार भर में कवित्व का ही राज्य है। भगवान ने इसे अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा करने की शक्ति दी है। कवित्व अंधकार में दीपक है, दरिद्र का धन है, दुख में धैर्य और विरह में मिलन है। कवित्व की दया और उसकी प्रीति से सामान्य मनुष्य भी अमर हो जाता है। से कवित्व की उपासना करने और उसे श्रेष्ठता देने को कौन ना उद्यत होगा। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये गद्यांश है। अब इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका आंसर करना था। ठीक है, जो मैंने समझा है कि बहुत इजी क्वेश्चन आया था। चलो तुम लोग भी ट्राई करने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन देखो, गद्यांश में के अनुसार समस्त वस्तुओं का मूल है। समस्त वस्तुओं का मूल क्या है? देखो, जहां भी क्वेश्चन जो भी पूछे, बस उस चीज को ढूंढने की कोशिश करो। वस्तुओं का मूल क्या है ना? समस्त वस्तुओं का मूल क्या है? अब क्वेश्चन में अगर देखो तो इसमें क्या लिखा है, देखो ध्यान से। समस्त वस्तुओं का मूल क्या है? यहाँ पे लिखा है, देखो, समस्त वस्तुओं का मूल क्या है? देखो, ये लिखा है, कविता, कवित्व। ये लिखा है, देखो, कवित्व ही समस्त वस्तुओं का मूल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कवित्व हो जाएगा, है ना? तो इतना इजी, मतलब ऑप्शन भी दे रखा है और उतना ही इजी क्वेश्चन भी दे रखा है। दूसरा क्या, किस संसार में कवित्व सबसे ऊंचा है? किस संसार में? तो अभी मैंने पढ़ा था, देखो, सौंदर्य संसार में। ये लिखा है, देखो ध्यान देना। सौंदर्य संसार में कवित्व सबसे ऊंचा है। सौंदर्य संसार में कवित्व सबसे ऊंचा है। यहाँ पर देखो लिखा है, सौंदर्य संसार में कवित्व ही सबसे ऊंचा है। ये हो गया कुछ, इसका ऑप्शन हो जाएगा सौंदर्य संसार में। उसके बाद थर्ड है, विरह शब्द का विलोम पूछा था। विरह शब्द का विलोम, विरह मतलब क्या होता है? अलगाव, मतलब किसी से अलग होना। उसका अगर विलोम पूछा तो उसका क्या हो जाएगा? मिलन हो जाएगा, है ना? इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आराम से कर सकते थे सब लोग। हिंदी को इतना इजी नहीं लेना है, हिंदी बहुत ही टफ होती है कभी कभी। अगर अच्छे से पढ़ी है हिंदी तो डेफिनेटली कर ले जाओगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो इसमें भी दिक्कत आएगी। नेक्स्ट देखो, दिए गए गद्यांश के अनुसार दरिद्र का धन क्या है? दरिद्र का धन, देखो कवित्व के ऊपर पूछा है तो उसमें कवित्व ही आएगा सब कुछ। दरिद्र का धन, देखो दरिद्र का धन है क्या है? कवित्व। अंधकार में दीपक है, दरिद्र का धन है। दरिद्र का धन क्या है? कवित्व है, वो दे रखा है। तो इसका ये हो गया कवित्व। नेक्स्ट वाले में देखो, इसमें मैच करना था। शब्द दे रखे हैं और उसमें सुंदरता दर्शाने के लिए, स्वर्ग के लिए क्या है सुंदर? देखो अप्सराएं हैं। तो पहले का चौथा। प्रातः काल का क्या हो जाएगा? प्रातः काल में, प्रातः काल का यहाँ देखो कहीं दे रखा है, प्रातः काल का दिग्मंडल। तो प्रातः काल का हो जाएगा बी का थर्ड। तो पहले का चौथा इसमें दे रखा है और पहले का चौथा इसमें दे रखा है, या तो पहला होगा या तो तीसरा होगा। तो पहले का चौथा और इसमें भी दे रखा सेम। बी में तीसरा और बी तीसरा इसमें भी सेम दे रखा है। अब नेक्स्ट वाले का चेक कर लो, वसंत ऋतु का। वसंत ऋतु को देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, वसंत ऋतु। वसंत ऋतु कहीं दिख रहा है, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु का मलयानिल। मलयानिल देखो कहीं देखा है, इसमें देखा, ये मलयानिल है ना? तो सी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। जो सी का फर्स्ट है, देखो पहले वाले में, तो पहला वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बस क्वेश्चन देखो और उसका ऑप्शन निकालने के लिए सिंपल सा गद्य में जो भी गद्यांश दे रखा है उसमें जाकर उसको चेक कर लो, बस वही हो जाएगा आंसर। इसमें देखो दिखा है, ये क्वेश्चन करो। लिखा है, थोड़ा, मुझे थोड़ा दूध चाहिए। थोड़ा, मुझे थोड़ा दूध चाहिए में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? थोड़ा जो है वो क्या है? जो दूध के बारे में बता रहा है ना, थोड़ा क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है। किस टाइप की विशेषता? गुण तो है नहीं उसका। ठीक है, सर्वनाम, सार्वनामिक भी नहीं है, मतलब कि सर्वनाम है या वा ये सब तो है नहीं। परिमाण, परिमाण डेफिनेटली। थोड़ा क्या है? एक एक क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है ना, क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? थोड़ा एक परिमाण वाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्चारण। उच्चारण का संधि विच्छेद करोगे तो को उद आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद प्लस चारण।
ये चीज सीखना है। देखो संधि विच्छेद करना आना चाहिए। इसकी संधि विच्छेद संधि की क्लास हम जो है नेक्स्ट जो भी क्लास होगी वो संधि की हम स्टार्ट करेंगे। 3 टाइप की संधि होती है ना, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, पहली होती है स्वर्ग स्वर संधि। ये 2 संधि होगी। स्वर की कितनी होती है? 5 होते हैं, है ना। गुण, वृद्धि, दीर्घ, दीर्घ संधि, उसके बाद यण संधि और अयाधि संधि। 5 होती है किसकी? स्वर संधि। और उसके बाद विसर्ग संधि पता ही है, ठीक है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए संधि। अब नेक्स्ट क्लास जब लेंगे तो फिर इस चीज को हम डिफाइन करेंगे। उच्चारण समझ में आ गया तो इसका सेकंड हो जाएगा सही। बैठक में पूछा है प्रत्यय क्या है। अच्छा, प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग 2 चीजें होती है ना। उपसर्ग होता है जो पहले किसी भी वर्ड के पहले, मतलब किसी शब्द के पहले लगता है और उसका एक मतलब वैल्यूएबल, मतलब किसी चीज को डिफाइन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रत्याशित लिखा है ना, प्रत्याशित, प्रत्याशित। अब इसके आगे अगर हम आ लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित हो जाएगा ना। तो आ ये क्या है? ये आ उपसर्ग हो जाएगा। आ क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। इसी तरह जब बाद में लगता है तो उसको क्या कह देते हैं? प्रत्यय बोल देते हैं। बाद में लगने वाले को प्रत्यय बोल देते हैं। जैसे इसमें पूछा है कि इसमें बैठक का प्रत्यय क्या होगा, तो बैठना हो गया, बैठ हो गया। बैठ के आगे हम क्या लगाएंगे कि बैठक हो जाएगा? तो का ही तो आ रहा है ना, का ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? बैठक में प्रत्यय क्या होगा? जो सबसे लास्ट का वर्ड हो गया वो का। अब वो किस तरह से बनता है? कभी कभी अक भी आ जाता है, इक भी आ जाता है। तो ऐसा लॉजिकली हमें प्रत्यय ढूंढना पड़ेगा जो उसको डिफाइन करता हो, है ना। तो ये का हो जाएगा। बैठक में प्रत्यय क्या हो गया? का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा है संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। संबंध जो किसी भी वर्ड के बीच में रिलेशन डिफाइन करता है। तो कोई नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, जो, है ना, क्योंकि यह वही व्यक्ति है जो कल आया था। तो का जो क्या हो गया? एक टाइप का संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, है ना। तो इसको, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा। इसने पूछा है कि निम्नलिखित सही विराम चिन्ह बताना है। देखो, क्या आप एक रोटी और लीजिएगा, तो इसमें तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूं, तो इसमें क्वेश्चन मार्क का कोई मतलब ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। रीजन ध्यान से समझते रहना। पहले में क्या आप एक रोटी लेंगे, इसमें जब ये पूछा है कि आप एक रोटी लेंगे, तो इसमें कहीं भी क्वेश्चन मार्क लगा है और ये पूछा ही विराम चिन्ह के लिए है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरे में आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूं, ये कहीं क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। हम केवल तुम्हारी बात तो नहीं सुनेंगे ना, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क थोड़ी ना कर रहा है, ये बात बता रहा है। तो ये भी इसका मतलब क्या है? यहाँ भी क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। ये देखो, ये एकदम परफेक्ट लिखा है। शी के बाद क्या है? विस्मय, विस्मय बोधक चिन्ह लगा है ना। उसके बाद कितनी गंदी आदत है, ये एकदम परफेक्ट बात लिखी हुई। देखो इसमें जितने भी चिन्ह लगे एकदम सही लगे हैं, विराम चिन्ह एकदम परफेक्ट लगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछा है मदांध इस समस्त पद का विग्रह क्या होगा। विग्रह मतलब उस चीज को अगर अलग करें तो क्या मतलब निकलता है। तो मदांध मतलब मद में अंधा होना, उसी को कहेंगे मदांध। ठीक है, कहीं लिखा काम में अंधा होना, गलत लिखा है। अंधा होना गलत है। मद मादा, ये मद माता, ये भी गलत है। उसका इसका मतलब क्या है? मद में अंध, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो कितना मतलब ऑप्शंस भी जो दे रखे हैं वो कितने इजी दिए हैं कि आप एक झटके में एलिमिनेट कर सकते हो, सोचना भी नहीं है दोबारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कमेंट शब्द का हिंदी शब्द क्या होगा। देखो कितना इजी है। कमेंट मतलब क्या करना, किसी का, अच्छा हाँ, ये चीज ध्यान रखना। कमेंट का मतलब, अब ये पहला तो काट ही दोगे, तीसरा भी काट दोगे। अब दूसरा और चौथा में चेक करना है, टीका टिप्पणी करना या टिप्पण। तो ये याद रखना है कि कमेंट का मतलब होता है टिप्पण, है ना। कमेंट का मतलब टिप्पण, टीका टिप्पणी नहीं होता है। तो कमेंट का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टिप्पण। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदान शब्द में उपसर्ग पूछा है। अब देखो यहाँ उपसर्ग मतलब जो पहले आता है। तो आदान में देखो, दान है, दान में क्या आगे हम क्या लगा दे रहे हैं? आदान, है ना, आदान है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका सही? आ। तो वो आ पे आ की मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा है, इसलिए आदान है, हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 24 का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची पत्र के लिए उपयुक्त अंग्रेजी शब्द क्या होगा। सूची पत्र करना, सूची पत्र तैयार करते हैं ना लोग, तो क्या करते हैं? कैटालॉग। सूची पत्र होता है ना कि एक, इसमें देखो अभी रेस्टोरेंट गया होगा तो वहां पे एक सूची पत्र होता है, कैटालॉग होता है कि मेन्यू में क्या क्या है ना। तो उसको क्या कहते हैं? सूची पत्र कहते हैं, कैटालॉग कहते हैं, है ना। जब भी देखते जाते होगे, जैसे कोई भी वॉल पेंटिंग हो गया या फिर कुछ भी, कहीं भी कोई किसी कलेक्शंस होते हैं, तो वो सूची पत्र में डिफाइंड होता है, तो कैटालॉग होता है उनके पास। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सूची पत्र का कैटालॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाइन्थ। समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन का आंसर जो दो तो फिर क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया करो। क्वेश्चन नंबर भी उसको साथ में लिखो, है ना। तो ये पता चलेगा कौन सा ऑप्शन आंसर जो है तुम लोग दे रहे हो। अब इसमें देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखो अब ये ध्यान से देखना। अच्छाई, मकान, नदी और चेन्नई। अच्छाई क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती, है ना। ये किसी को, ये क्या है? क्वालिटी बता रहा है। और उसके बाद मकान,
मकान क्या है? मकान किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं। नदी, नदी क्या है? ये एक मतलब एक कलेक्शन ऑफ नदी। अगर नदी में जैसे गंगा होता या ठीक है यमुना होता, तो ये हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन क्योंकि नदी, नदी इज अ कलेक्शन, तो ये हम इसको जाति बोल सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। चेन्नई, चेन्नई एक शहर का नाम है, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ये मत समझना किसी व्यक्ति से रिलेटेड, मतलब इट इज रिलेटेड टू नेम, किसी पर्टिकुलरली नाम जो जिसको डिफाइन करता हो, उसके उससे उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाथ के तोते उड़ना, मुहावरे का अर्थ पूछा है। हाथ के तोते उड़ना, हाथ के तोते उड़ना, देखो छूट जाना, स्तब्ध होना, हथियार डालना। हथियार डालने का हाथ के तोते उड़ने से कोई मतलब नहीं है। हाथ से अलग हो जाना, इसका भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। अब दो हो सकते हैं, या तो छूट जाना या तो स्तब्ध होना। अच्छा, हाथ के तोते उड़ना मतलब हाथ से अगर तोते तभी उड़ सकते हैं ना जब आपने उसकी पकड़ एकदम ढीली कर दी हो। और ढीली पकड़ करने का मतलब ये है कि आप कोई एकदम हक्के-बक्के हो गए हो, कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया अचानक। तो इसका मतलब ही क्या हो गया कि ये स्तब्ध होने की बात कर रहा है, कि अचानक आप इतना स्तब्ध हो गए और हाथ के तोते उड़ गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर हाथ के तोते उड़ना, स्तब्ध होना। समझ में आ रहा है? गुड, यस। ईशा, हाँ, 9th का 4 एकदम सही बताया। 9th का 4, 9th का 4 हाँ एकदम सही है। 10th का ऑप्शन देते चलो सब लोग, है ना? ठीक है, गुड। उसके बाद 10th का देखते हैं। निम्न शब्द में आरोहण का विलोम, आरोहण का सबको पता होगा, अवरोहण होता है ना, सबने पढ़ा हुआ है। आरोहण का अवरोहण, याद रखना अवरोहण नहीं है, अवरोहण होगा, अवरोहण। ठीक है, नेक्स्ट, ज्ञापन का शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है इंग्लिश में? ज्ञापन क्या, जब किसी को ज्ञापन देते हैं तो इसका क्या है? इसका मतलब मेमोरेंडम, है ना? ज्ञापन देना मतलब मेमोरेंडम की बात हो रही है, मेमोरेंडम को कहते हैं ज्ञापन। ठीक, नेक्स्ट, इसमें पूछा है, इसमें स्त्रीलिंग बताना, स्त्रीलिंग वाले शब्द कौन से हैं? देखो, इसको पहचानने का तरीका हम ऐसा बताएंगे जो कभी आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाला कभी गलत होगा नहीं। जब भी कुछ दे रखा हो उसको सिंपल सा उसका सेंटेंस बना लो, सेंटेंस से ही पता चल जाता है। जैसे पारा, पारा गिरता है ना? पारा गिरता है, गिरती नहीं है, तो इसका मतलब ये तो पुल्लिंग हो गया, ये गलत हो गया। समोसा, समोसा खाया जाता है, समोसा खाई नहीं जाता है ना? समोसा खाया जाता है, तो फिर इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब पुखराज, पुखराज हाथ में पहना जाता है ना? पुखराज पहनते हैं लोग, है ना? पहनता पहना जाता है, पहनी नहीं जाता है। ठीक, सब्जी बनाई जाती है, सब्जी खाई जाती है। बाल्टी भरी हुई है, बाल्टी भरा हुआ नहीं है बोलते हैं, बाल्टी भरी हुई है ना? तो पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड। ए एंड सी वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। कितना एकदम लॉजिकली बताया ना, देखो बाल्टी भरी हुई है, सब्जी बनाई गई, बनाई है या सब्जी खाई हुई है, तो ये दोनों में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या? ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। हाँ ईशा, यस, आंसर देते रहो सब लोग, है ना? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो, तो उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, एकमात्र ऐसा क्वेश्चन था जो टफ मुझे लगा। अन्य मनस्क, अन्य मनस्क होता है जब कोई इंसान अपना ध्यान दूसरी तरफ रखा है लेकिन बात किसी और से करता है, तो उसको क्या कहते हैं? अन्य मनस्क। ठीक है, अन्य मनस्क। ठीक, नेक्स्ट, आग लगते, आग लगनते झोपड़ा जो निकले सुलाभ। अब ये क्वेश्चन का आंसर जो ना कर पाए वो मेरे ख्याल से उसका हिंदी पढ़ना बेकार है। आग लगनते झोपड़ा जो निकले सुलाभ, आग लगने पर सब नष्ट हो जाता है, ये तो मतलब क्या ही लॉजिक, इसका कुछ बनना है? ऐसे नहीं बनना है। नेक्स्ट देखो, दूसरा भी बाद में बताते हैं, पहले तीसरा देखें। बहुत नुकसान हो जाए तो बचा हुआ भी व्यर्थ है। अब व्यर्थ की बात यहाँ लाभ लिख रहा है, और जो निकले सो लाभ और व्यर्थ है, तो ये तो एकदम ही गलत है। तो पहला और तीसरा गलत है। चौथा, नुकसान हो जाए तो बड़ा कष्ट होता है, यहाँ कष्ट की कोई बात ही नहीं है। तो आप दूसरा पढ़ो, नुकसान होते होते जो कुछ बचा हुआ है यह भी बहुत है, तो एकदम सही है ना? यही तो मतलब निकल रहा है, आग लगनते झोंका जो निकले सो लाभ। तो जो कुछ भी मिल जाए, जो कुछ बच जाए, वो मिल जाए, बस वही वही लाभ ही समझो उस चीज को, क्योंकि आग लगने के बाद बचता ही क्या है कुछ। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट क्वेश्चन। देखो, भाववाचक संज्ञा पूछा है, इसमें से भाव क्या? भाव जिससे भावनाएं व्यक्त हो रही है, उस चीज की बात है। कोयला, ठीक, मित्रता, मित्रता एक भाव व्यक्त कर रहा है ना, कि मित्रता का भाव, तो इसका मतलब क्या? ये भाववाचक संज्ञा, यही ऑप्शन इसका करें। और काशी क्या हो जाएगा? ये काशी एक जगह का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, मित्रता। मित्रता भाव को डिफाइन करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दिया है बहुवचन, बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द क्या है? देव, देव का क्या बनता है? देवता बनता है, तो देवताओं, देवताओं, है ना? तो ये तो नहीं होगा। स्त्री का स्त्रियों, स्त्रियों बोल सकते हैं ना? पर्वत का पर्वतों, पर्वतों। दर्शन का नहीं होता, दर्शनों नहीं होता है ना? दर्शन का दर्शन ही रहता है। बहुवचन में भी दर्शन बोलेंगे और एक वचन में भी दर्शन बोलेंगे। ठीक है, मैं दर्शन के लिए वहां गया, लोग दर्शन के लिए वहां गए, है ना? दोनों में ही यही दर्शन ही यूज होगा। तो 18वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर थर्ड, दर्शन इज द करेक्ट आंसर। 15 का 2, हाँ एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केश शब्द का पर्यायवाची, केश का पूछा है। देखो केश द्विज नहीं होगा, ये गलत है। केश का आकार गलत है, ठीक है, द्विज नहीं होगा। केश का क्या होता है, कुंतल होता है पर्यायवाची, केश का कुंतल, केश का क्या होता है, कुंतल होता है, ठीक। पर्यायवाची पूछा था, कुंतल होगा इसका। 28 का देखो, लिखा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द वर्ड विच मीन्स द सेम एज हार्म। हार्म का मुझे मतलब बताना है। तो देखो पैसेज से ही निकालना था, लेकिन हमें जरूरत नहीं है पैसेज देखने की। हार्म का मतलब देखो क्या होता है, किसी चीज का नुकसान हो जाए, ठीक है। देखो लॉस नहीं होगा, लॉस और डैमेज यहाँ पे दो तीन चीजें दे रखी है। फर्मेंटेड ये तो हटा ही दो, प्रूफ भी हटा दो, तो इसका एग्जैक्ट मतलब होगा डैमेज। डैमेज मतलब होता है हार्म होना, है ना, ठीक है। एक्चुअली पैसेज से देख के एकदम एग्जैक्ट बता सकते थे, वैसे ये इसका ज्यादा सिमिलर तो डैमेज ही बनना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है गिव अपोजिट ऑफ द वर्ड एम्पल। एम्पल का पैसेज जो दे रखा था उसमें मतलब बताना है, तो एम्पल का सिंपल सा अपोजिट बताना है, तो मुझे पैसेज देखने की जरूरत नहीं है। एम्पल मतलब होता है बहुत ही प्रचुर मात्रा में, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी हो, और उसका अपोजिट क्या होगा, एविडेंट नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। प्लेंटीफुल मतलब, प्लेंटीफुल तो उसी का मतलब भी हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, है ना, सिनोनिम हो जाएगा। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट मतलब बहुत ही कम मात्रा में जो चीज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये दे चूज द सेंटेंस विद करेक्ट यूजेस ऑफ आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें दे रखा है कि कौन सा सही होगा। ही इज स्टडिंग इन एन यूनिवर्सिटी, इन एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, इन अ यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है। उसके बाद देखो द पुलिस लॉन्च्ड अ एफआईआर अगेंस्ट द क्रिमिनल। चलो इसको भी देखते हैं। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम इज इन द यूरोप होगा, है ना, यूरोप के आगे द लगाएंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर वॉज डिफिकल्ट। हाँ ये सही लगा, इसका सही ऑप्शन क्या बनेगा, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर वॉज डिफिकल्ट, है ना। ये एकदम एकदम एग्जैक्ट करेक्ट लग रहा है, क्योंकि द आगे लगा हुआ है ना आर्टिकल, एकदम परफेक्ट लगा, सही लगा है, यही हो जाएगा इसका ऑप्शन। वाटर इज सप्लाइड थ्रू द पाइप, ये बाई द पाइप नहीं होगा, सप्लाइड थ्रू द पाइप, है ना, थ्रू द पाइप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड। देखो इसका होता है, इसमें क्या होगा, पहले पास्ट परफेक्ट, उसके बाद फिर पास्ट आएगा, तो पास्ट परफेक्ट क्या होगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड होना चाहिए। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, देखो ये वाला दिया है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। तो ये होता है पास्ट परफेक्ट, और लास्ट वाला जो होता है वो किसमें होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, 37 का थर्ड। उसके बाद लास्ट वाला इसका 34 का देखते हैं, नाउन। इसमें पूछा है विच चूज द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड। नाउन बताना है, एलिनिएट नहीं होगा, एलिनिएट मतलब अलग करना। ग्रेट इट इज नॉट अ नाउन, इट इज एडजेक्टिव, ठीक है। वेट ये भी नहीं होगा। तो फ्रीट, फ्रीट सही है ना, फ्रीट इज द नाउन। फ्रीट क्या होता है, जो जहाज होती है ना, उन्हीं को कहते हैं फ्रीट। तो ये सही हो जाएगा, 34वां सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द सेंटेंस विच हैज करेक्ट यूजेस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का सबसे सही यूज कौन सा है, वन ऑफ दिस थ्री बॉयज, ये तो गलत दे रखा है। मैनी ऑफ दीज थ्री बॉयज वॉन द रेस, ये हो सकता है मैनी ऑफ दीज थ्री बॉयज, वन मैनी ऑफ दीज थ्री, नहीं ये तो गलत हो गया, ये तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं। वन ऑफ दीज थ्री बॉयज वॉन द रेस, एनी ऑफ दीज थ्री बॉयज वॉन द रेस। तो वन ऑफ दीज थ्री बॉयज, ये यही एकदम करेक्ट लग रहा है ना, वन ऑफ दीज थ्री बॉयज वॉन द रेस, ये एकदम करेक्ट लग रहा है इन चारों में से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द सेंटेंस विद इनकरेक्टली यूजेस ऑफ द आर्टिकल फ्रॉम द गिवन। अब इसमें इनकरेक्ट आर्टिकल पूछा है, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। चलो अभी इसको देखते हैं, इसको होल्ड पर रखते हैं। आई रीड टाइम्स ऑफ इंडिया टू, करेक्ट ही है, मतलब इसमें दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एकदम सही है, सही बात कह रखी है। थर्ड देखते हैं, द हिमालयाज आर यंग माउंटेन्स, द लगा है ना, सही लगा है, एकदम करेक्ट, द हिमालयाज होगा। आ स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लिन्ड, तो एकदम सही लिखा है, आ स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लिन्ड। अब इसमें पढ़ लेते हैं, आई रीड टाइम्स ऑफ इंडिया टू इंप्रूव माई वोकेबलरी। देखो आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो देखो उसमें लिखा लिख के आता है ना, जो न्यूज़पेपर है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, ये न्यूज़पेपर का नाम ये है, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर नहीं है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन सही क्या है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 36 हो गया। 37, इम्प्लोर, इम्प्लोर करना है, इम्प्लोर मतलब किसी चीज की गुहार लगाना, मतलब टू बैक फॉर समथिंग, टू बैक फॉर समथिंग, एकदम करेक्ट आंसर है। उसके बाद इनकरेक्ट पूछा है इसमें, तो सीरियल और देखो कमिटमेंट गलत दे रखा है। कमिटमेंट की क्या होती है, COMMIT, कमिट,
कमिटमेंट ये होता है ना, तो इसका जो करेक्ट मतलब जो गलत दिया है वो कमिटमेंट दिया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर थर्ड। 39 पूछा है विच चूज द स्पेलिंग विच इज करेक्ट। स्प्लेटर ये चीज नहीं, अब तो स्प्लेंडर एकदम करेक्ट दे रखा है, स्प्लेंडर SPLENDOUR स्प्लेंडर है ना, स्प्लेंडर मतलब चमकदार, एकदम सही दिया है ना। रोडेंट रोडेंट नहीं होता है, RODENT। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 में देखो क्या पूछा है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। द लेडी सेड टू द मेड डोंट गो आउटसाइड द हाउस विदाउट माई परमिशन। अच्छा देखने में लग रहा है ना कि लेडी जो है वो मेड को एक टाइप से आदेश दे रही है, तो जो भी जहां भी कहीं भी ऑर्डर्ड टाइप का वही होना चाहिए। तो पहला देखो दे रखा द लेडी ऑर्डर्ड द मेड, हाँ हो सकता है। द लेडी टोल्ड द मेड, ये तो गलत हो गया। द लेडी रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट तो कर ही नहीं रही है, कहीं से भी नहीं लग रहा कि रिक्वेस्ट कर रही है। द लेडी ऑर्डर्ड द मेड, हाँ ये भी हो सकता है, तो चलो चेक करते हैं इन दोनों में से कोई होगा। द लेडी ऑर्डर्ड द मेड टू नॉट गो आउटसाइड द हाउस विदाउट हर परमिशन, ये थोड़ा सा मतलब गलत लग रहा है। द लेडी ऑर्डर द मेड नॉट टू, यहाँ पे नॉट टू होना चाहिए ना, तो पहला याला ये होगा, देखो नॉट टू गो आउटसाइड द हाउस विदाउट हर परमिशन, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, इसे पूछा है करेक्ट सीक्वेंस इन विच फॉलोइंग वर्ड अपीयर्स इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा आएगा और सबसे बाद में कौन सा आएगा, तो पहले इसमें से चेक कर लेते हैं ना, जो भी पहले आएगा इनमें से चेक कर लेते हैं। तो देखो आर के बाद, आर सब में दे रखा है तो पहला आर सब में ही है, OEEU, तो पहले ई आता है ना, तो इसका मतलब पहला गलत हो गया और चौथा गलत हो गया। देखो अगर अल्फाबेटिकली देखोगे तो आर के बाद फिर क्या रहना चाहिए, ABCDE, तो ई आएगा, EFGHIJKLMNO, ओ वाला बाद में आएगा ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, और यू तो सबसे लास्ट में आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से चेक करना है, तो REE दोनों में, फिर AA दोनों में, फिर L और R, तो पहले L आता है या पहले R आता है, पहले कौन सा आता है, ABCDFGHIJKL, L पहले आएगा ना, तो पहले दूसरा हो जाएगा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना, REAL पहले आएगा फिर उसके बाद R आएगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 42, I told him that I could not do the job because the pay was less, यही तो होगा। I told him that I am not, दो पहला मिलाने की कोशिश करते हैं। देखो I told him that I am not do the job, ये मतलब अजीब सा लग रहा है, तो ये तो गलत ही हो गया, हो ही नहीं सकता इसमें। I told him that I will not did the job, ये तो गलत ही हो गया। फिर नेक्स्ट देखो I told him that I could not do the job because the pay was less, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स लिख रहे हैं। देखो द अमेरिकन के आगे क्या लगेगा, द अमेरिकन है ना, द अमेरिकन वर द फर्स्ट, है ना, द अमेरिकन वर द फर्स्ट टू लैंड ऑन द मून, है ना, मून के आगे भी द लगेगा, अमेरिकन के आगे भी द लगेगा पार्टिसिपल, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, द अमेरिकन वर। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 होगा सही या फिर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए फर्स्ट होगा, फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, द अमेरिकन वर आ फर्स्ट तो होता नहीं है, द अमेरिकन वर द फर्स्ट टू लैंड ऑन द मून। तो कितना इजी क्वेश्चन है ये, है ना, 44 का ऑप्शन नंबर 4। द कोच हैज ट्रेन्ड द टीम फॉर द फाइनल मैच, ठीक है। अब इसका पैसिव बनाना है, देखो तो इसका मतलब क्या होगा, पहले क्या आएगा, द टीम आएगा ना, द टीम हैज का क्या हो जाएगा, हैज बीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो देखो द टीम हैज बीन, द टीम हैड बीन, ये तो गलत ही हो गया, द टीम हैव बीन, टीम देखो सिंगल इसके साथ हैज लगेगा, द टीम इज बीइंग, ये भी गलत हो गया, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, तो द टीम हैज बीन ट्रेन्ड बाय द कोच फॉर द फाइनल मैच। तो कितना इजी क्वेश्चन था ये ना, पैसिव वाइज कितना इजी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks, the news of our team's victory has true, are true, have true, is true, है ना, the news of our team's victory is true, है ना, एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ग्राफिटी देखो, इसका इसका मतलब बताओ, ग्राफिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना, जो पढ़ा होगा तुम लोगों ने, जो ड्राइंग होती है वॉल पेपर जो होता है, वॉल पर जो हम लोग पेंटिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, उसको ग्राफिटी कहते हैं ना। अब इसका एक गेम भी आता है, तुम लोगों ने देखा होगा, रन करके, टेम्पल रन या ऐसा कोई गेम है एक, तो उसमें भी ग्राफिटी करता रहता है, तो फिर वो भागता है उसके पीछे, फिर पुलिस दौड़ती है, ठीक है ना, तो वही चीज ये दे रखा है, ड्राइंग और राइटिंग ऑन अ वॉल इन अ पब्लिक प्लेस, है ना, वो एक आदमी होता है, बच्चा होता है जो रेलगाड़ियों के पीछे लिख रहा होता है, बना रहा होता है, तो उसको ग्राफिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इसमें भी क्या करना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है पहला वर्ड कौन सा है और दूसरा कौन सा है वो लिखना है। तो पी देखो सब में दे रखा है तो सही है, फिर उसके बाद ई ई ई ई सब में दे रखा है, ये भी सही है, फिर ए ई एन,
तो इसका मतलब पहला हो सकता है या फिर तीसरा हो सकता है, दूसरा कट गया और चौथा कट गया, क्योंकि इसमें एन आ रहा है और इसमें ई आ रहा है। तो ए दोनों में आ रहा है। अब ए के बाद सी है, ए के बाद सी है, फिर ई है, फिर ई है। तो देखो पहला वर्ड तो दोनों के लिए सेम हो गया, पीस पीस दोनों दे रखा है। अगला वाला चेक करते हैं, पील है ये और ये पील है। पी के बाद ई, पी के बाद ई दोनों में, फिर उसके बाद ई है, इसमें ए है, तो ए पहले आता है ना, तो इसका मतलब थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, है ना, थर्ड सही हो जाएगा 48 का थर्ड। नेक्स्ट 48, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? ही इज वेरी मच वीक टू वॉक, गलत होता है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, एकदम करेक्ट है ना। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ही इज वेरी वीक टू वॉक, गलत है। ही इज मच वीक, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द ऑप्शन दैट करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव का सबसे अच्छा यूज कहां हुआ है? द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स, कितना एकदम इजी सा दे रखा है, द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स। अगर हायर कंपैरेटिवली बोल रहा है तो फिर इसका मतलब क्या होगा, वो भी कंपैरेटिवली में जाएगा। द हाई यू गो द कूलर इट बिकम्स, ये भी गलत है। द हाई यू गो द कूल इट बिकम्स, ये भी गलत है। हायर यू गो द कूलर इट, द एज हायर, तो एज हायर थोड़ी ना होगा, है ना, द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स। पहला है इंटरनेशनल योगा डे, सबको पता है कितनी बार, मतलब हर साल होता है, इतना ज्यादा फेमस कर दिया गया है, 21 जून। उसके बाद नेक्स्ट नाइटेंगल ऑफ इंडिया, सबको पता है कौन है, सरोजनी नायडू, है ना। सरोजनी नायडू को कहा जाता है भारत राष्ट्रीय फ्लावर। तो ये क्वेश्चन किसी से पूछा जाएगा, कितने मतलब अजीब अजीब जो भी पेपर बनाया, इतना भी इजी नहीं रखना चाहिए कि कोई अब इसकी वजह से क्या है, कट ऑफ का स्तर डेफिनेटली बढ़ेगा, है ना। ये सबको आता है। क्वेश्चन ऐसा भी होना चाहिए जो जनरली एक लेवल हो, मतलब उसका ये नहीं कि हर कोई भी उठा के कर ले उसको। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, देखो ये क्वेश्चन को लॉजिकली अगर मानो किसी को नहीं भी पता था तो उसको लॉजिक से कर सकते थे। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट 2014 में आई है, उस समय कई सारी स्कीम 2 साल के अंदर लॉन्च की थी, जैसे क्या, मेक इन इंडिया, है ना, मेक इन इंडिया। ठीक उसी समय स्वच्छता, 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान भी लॉन्च किया था। फिर उसी के अगले साल इन्होंने क्या लॉन्च किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बस ये देखो उसी के आसपास देखना, तो 2021 ये बहुत पहले की स्कीम है, 19 में भी नहीं होगा, 17 और 15 में से तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, 15, तो इसका मतलब 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलमकारी पेंटिंग, ये मैंने क्लास में कराई है। देखो कलमकारी पेंटिंग कितना वही वही छप के आ गया एकदम एग्जैक्ट, आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश में। चाकुओं का शहर सबको पता है ना, कहाँ होता है, रामपुर की चाकू, इसके ऊपर गाना भी बना है। ठीक है, तो ये तो जनरली सबको ही कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा अच्छा था कि एक दिवसीय क्रिकेट में हु वाज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन द वनडे इंटरनेशनल? नन अदर देन कौन, द गॉड ऑफ क्रिकेटर, द गॉड ऑफ क्रिकेट किसको कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। ठीक है, जिन्होंने पहली सेंचुरी 2010 में लगाई थी, डबल सेंचुरी 2010 में लगाई थी इन वनडे इंटरनेशनल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरालंपिक गेम्स हेल्ड इन न्यू दिल्ली, विच स्टेज ऑन द टॉप इन द मेडल्स टैली? अच्छा, तो पैरालंपिक है देखो, और उसमें पूछा है कि किसने जो है उसमें टॉप किया है, तो सबसे ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, हरियाणा के लोग ज्यादा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा। हालांकि लॉजिक नहीं है, लेकिन इन्होंने ही जीता है तो इसलिए इनका नाम, इसको लॉजिकली कर सकते थे कि हरियाणा के लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं गेम्स में, तो वहीं के लोग होंगे हरियाणा। नेक्स्ट देखो, विच प्लैनेट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन? अर्थ नहीं, यूरेनस, हाँ यूरेनस होता है ना, जुपिटर भी नहीं है, मार्स भी नहीं है। चलो क्वेश्चन हम कमेंट में बताना कि ये तो यूरेनस हो गया, कितने कितने प्लैनेट हैं, कितने प्लैनेट हैं जो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, और कितने प्लैनेट हैं जो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, उनका नाम जरूर लिखना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में उनका नाम जरूर लिखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने चंद्रयान 3 दक्षिण ध्रुव में जो लैंडिंग की है, सॉफ्ट लैंडिंग, वो किस दिन की थी? तो इसका सही आंसर क्या है, 23 अगस्त 2023, है ना। इस दिन भारत का चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। ठीक है, तो उसी दिन को भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डेट डिक्लेयर कर दिया, उस डेट का नाम बताना है आप लोग को कि वो क्या नाम है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की राजधानी का नाम शिकागो तो है नहीं, है ना। उसके बाद शिलोंग, शिलोंग तो यहाँ मेघालय की राजधानी है। टोक्यो जापान की है, तो फिर कौन सा है, बीजिंग है। उसके पीवी सिंधु किस गेम से रिलेटेड है, सबको पता है ना, बैडमिंटन। उसके बाद नेक्स्ट जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि बहुत क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज कंपोज्ड बाय किसके द्वारा? अब रविंद्रनाथ टैगोर मत मार देना, है ना, महात्मा गांधी थे नहीं, जवाहरलाल नेहरू थे नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब ये क्वेश्चन अगर कोई गलत करके आया तो डेफिनेटली वो अपने आप को एक बार इवॉल्व मतलब रिव्यू करे कि क्या किस पोजीशन में है उसकी जीएस। इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ये याद रखना, जो कट ऑफ होती है वो नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस पर, है ना। तो अगर इजी क्वेश्चन से अगर आप गलत करके आए तो डेफिनेटली आप कट ऑफ से बाहर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बताना द एरिया ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन नॉर्मली लिव्स इन नोन एज। तो फॉरेस्ट नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, हैबिटेट, जो वहां पर कोई रहते एनिमल्स सर्वाइव करते हैं वो क्या कहेंगे? हैबिटेट कहेंगे। उसके बाद द करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम क्या है? यूरो नहीं। 28 कंट्रीज ने अपनी एक कंबाइंड करेंसी बना रखी है, उसको क्या कहा है? यूरो का है। ठीक है, उसके बाद पाउंड स्टर्लिंग, दिनार है नहीं, टका बांग्लादेश की है, पाउंड स्टर्लिंग इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? फाउंडर ऑफ आर्य समाज कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, सबको पता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पक्षी। अब बताओ, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी पूछा है। द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया कौन सा है? स्पैरो तो नहीं मार के आए हो सब लोग, पिकॉक, है ना। उसके बाद विच प्लैनेट इज सोलर सिस्टम इज नोन एज रेड प्लैनेट। अब ये क्वेश्चन में जिससे गलत हो जाए तो फिर क्या ही कहें, है ना। मार्स, मार्स इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गए 75 क्वेश्चन जीएस के। इन सब के हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, सॉल्व और बुक कर लेना। तो इसमें पूछा है बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई विद दिस टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000, 8 में इंटू 7, तो ये आ जाएगा। इसका आंसर एक्स स्क्वायर आएगा। इसका आंसर नेक्स्ट वाले का क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 333 होगा। इसके बाद इसका आंसर 1,70,000, इसका 210, और उसके बाद इसका बी सी की पावर 4 81 का हो जाएगा, बी सी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। इस क्वेश्चन आप लोग सॉल्व जरूर करिएगा, है ना। वीडियो को रोक कर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करके तब आंसर आप टेक करिएगा। ये नहीं कि पता चला देख के बस अपने आप लगा दिया। आप एक बार खुद ट्राई करना और चेक करना कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हालांकि मैंने जो आंसर टिक किया है वो एकदम करेक्ट है आंसर, तो इस पर विश्वास कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें पूछा है कि इफ ए इज 28 डिग्री मोर देन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन द बी इज 30 लेस देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। इसका आंसर है 134, एकदम करेक्ट आंसर है। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी केप्ट इनसाइड द रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ डायमेंशन दिस। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5√5। इसने पूछा द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसका जीरो आएगा कैसे? देखो लास्ट के प्रोडक्ट करो किसी में, अगर जीरो आगे मल्टीप्लाई करने में ऐसा कुछ। अच्छा देखो 74 के बाद इसमें क्या आएगा? 71, 72, 73, 74, फिर यहाँ 75 आएगा। जहां 75 आया तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 आ गया, तो 10 का लास्ट डिजिट मतलब क्या? जीरो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, द 10 टाइम्स आर रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर इक्वल्स टू 6 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ 17। फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल नंबर। 85/3 आ जाएगा आंसर इसका। इस वाले का क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, है ना। 16 आंसर इसका करेक्ट आंसर है। 83, 86, अब 87 का इसका आंसर क्या है? 384 है। इसकी वैल्यू निकालनी है 52/90। उसके बाद द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑफ नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो देखो इसमें 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, इनको ऐड कर दो और उसका ऐड करोगे तो 2 2 4 2 6, 6x प्लस 5 3 8 1 9 9 आ जाएगा। 3 कॉमन ले लो, 2x प्लस 3, तो किससे हमेशा डिविजिबल होगा? 3 से, है ना। एकदम करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, देखिएगा आंसर कितना आ रहा है। इसको सॉल्व किया तो 54 आ रहा है, करेक्ट है जिसने भी किया है। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर का एंगल कितना आ रहा है? 40 डिग्री, 40 डिग्री आएगा। उसके बाद द एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज 120। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। एचसीएफ क्या नहीं होगा, है ना। इसमें आंसर 33 आएगा। सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम कमेंट में उसको हम सॉल्व करके उसका पीडीएफ डाल देंगे, फोटो डाल देंगे। ठीक है, इसमें पूछा इफ ए एंड बी आर ऑड नंबर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन। अगर इसको देखो, इन तरह के क्वेश्चन को सिंपल सी चीज क्या है कि आप एग्जांपल लिख कर लिया करो। इफ ए एंड बी आर ऑड नंबर, 3 हो गया, 5 हो गया, तो उनका कौन सा जो है वो हमेशा क्या होगा? इवन होगा। तो 3 में 5 ऐड कर दो, 2 ऑड का सम हमेशा क्या होता है? इवन होता है, बस याद रखो। तो 2 ऑड का सम हमेशा क्या होगा? इवन होगा। तो 92 भी हो गया। उसके बाद 91, ये ला देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर कितना आएगा? 161.34। ठीक है, उसके 95, क्यूब रूट ऑफ फर्स्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर गिव्स स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। 2 आएगा। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ अ स्मॉलेस्ट नंबर, मैंने मान लिया कि x इज द स्मॉलेस्ट नंबर है। अब इसका क्यूब रूट निकाला है तो ये क्यूब रूट हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर इज व्हेन डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है? 2 होता है।
गिव्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का स्क्वायर देता है। बस सॉल्व करना है, इसका सॉल्व कर लो। क्यूब रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इधर ले गए तो 2 की पावर 3 हो गया। यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ के बाद इसका यहाँ लिख रहे हैं देखना, क्यूब रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यूब रूट हटाएंगे तो यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ 8 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 64 और 64 और 8 8 चौक 32, 512, 512 आ गया। पूछा क्या, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है इसका, 2 आ रहा है ना। कितना इजी क्वेश्चन था, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। 8 A2 इसमें दिया है, इज अ 3 डिजिट नंबर व्हेन A इज मिसिंग डिजिट, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 देन वैल्यू ऑफ A फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखो इसमें ये दिया है 8 A2 इज अ 3 डिजिट नंबर व्हेन A इज मिसिंग नंबर, एक को मुझे फाइंड आउट करना है। अगर ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल है तो चलो 6 से डिविजिबल, 6 से डिवाइड करते हैं इसको। सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन से, इसको ऑप्शन से कर लो, सबसे अच्छा तरीका। पहला ऑप्शन ले लेते हैं 0 8 0 2, ये 6 डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं। 6 × 6 2, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 बचा, 22 आया, तो 6 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब पहला तो कट गया। अब 1 रखो, जब 1 रखेंगे 8 1 2 अपॉन 6, 6 × 6 2 आया, 6 दूनी 12, 6 3 18, 32 आया, 32 भी 6 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब 2 भी कट गया। अब 2 रखते हैं 8 2 2, फिर 6 से करते हैं 6 × 6 और उसके बाद 6 2 8 22, 6 दूनी 12, 6 3 18 18 और 4 22, तो 42, 6 36 6 7 42, हाँ ये कट रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये 6 से डिविजिबल हो रहा है, जब 2 रख रहे हैं तो डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसको सॉल्व करना बॉड मास रूल लगा के, बॉड मास रूल लगा के करना है। ठीक, इसको सॉल्व करना तो 1/4 आएगा इसका ऑप्शन। इसके बाद ये देखो, अ सम ऑफ मनी इज लेंट एट अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ मनी टू गेट डबल इन 10 इयर्स देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट पर दिया गया द मनी इज गेट डबल्ड। अच्छा देखो, ए दे रखा है कि वो डबल हो जा रहा है, मतलब पी का कितना हो जा रहा है, 2p हो जा रहा है। तो ये 2p जो दे रखा है वो ए की वैल्यू दे रखी, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, पी था, पी से 2p हो रहा है, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, सिर्फ पी मिल रहा है ना, 2p माइनस पी करेंगे तो पी तो मिला। तो फॉर्मूला लगा दो साधारण ब्याज का, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट का पी इक्वल्स टू, मतलब इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये क्या हो जाएगा, पी इक्वल्स टू, पी की वैल्यू पी रहेगा, आर कितना दे रखा है, आर निकालना है, इंटू टी दे रखा है 10 साल अपॉन 100, 10 से 10 कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 10%। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। इसका आंसर नहीं आएगा 20/3। लेंथ दे दिया, आर्क लेंथ ऑफ 4.5 पाई एंड एरिया ऑफ सर्कल कम बाय द, ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस थोड़ा सा लेंथी है, ट्राई करना। नहीं आएगा तो हम इसकी भी हम फोटो कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a solid hemisphere has a radius 22 centimeter. It is melted from a cylinder such that the ratio of curved surface area to the surface area of the cylinder is 2:5. What is the radius of its base? Same volume of semisphere is equals to 2/3, 4/3 pi r cube whole, उसका होता है जस्ट हाफ को, तो 2/3 pi r cube, ये हो गया सेमीस्फीयर का। ठीक है, अब इसकी रेडियस दे रखी है 2/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है 22 का क्यूब। इट इज मेटेड फॉर्म अ सिलेंडर, अब सिलेंडर का में उसका कर्व सरफेस का और टोटल सरफेस एरिया का दे रखा है। तो देखो सिलेंडर के लिए कर्व सरफेस का क्या होता है 2 पाई आर एच, और नीचे क्या होता है होल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। इसका रेशियो कितना दे रखा है 2:5। तो इसको सॉल्व कर लो, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया, एच अपॉन एच प्लस आर की वैल्यू दे रखी है 2/5, सॉल्व करोगे तो 5h इक्वल टू 2h प्लस 2r, और इसमें सॉल्व करेंगे 3h इक्वल टू 2r। तो h अपॉन r की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। ठीक है, अब इसको मेल्ट करके बनाया गया है ना, तो इसको मतलब जो इसका वॉल्यूम होगा सेमीस्फीयर का, वही सेम वॉल्यूम किसका होगा, वही सेम वॉल्यूम किसका हो जाएगा, सिलेंडर का, है ना, सिलेंडर का हो जाएगा। तो इसको इसके इक्वेट कर दें, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई इंटू 22 का क्यूब इक्वल टू, सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होता है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 22 इक्वल्स टू, आर की वैल्यू एच, आर स्क्वायर की हो गया, एच की वैल्यू हो गई 2r/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर क्यूब की वैल्यू आ गई 22 का क्यूब, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 22। यही निकालना था, रेडियस पूछा था, तो क्या आंसर आ जाएगा 22। इस तरह से पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
कितना इजी पेपर आया था। डेफिनेटली तुम लोग भी जो अभी स्टार्ट किए हो अगर इसको करते तो 80 क्वेश्चन तो आराम से सही करके चले जाते हैं, और 80 से ऊपर मेरे हिसाब से कट ऑफ नहीं जाएगी, मैं मैक्स टू मैक्स 85 जा सकती है, 85 से ऊपर नहीं जाएगी। तो इस तरह की प्रैक्टिस अच्छे से करो। ये क्वेश्चन आता जरूर है, लेकिन क्या होता है एग्जाम टाइम में आप एक आध दो क्वेश्चन गलत करके आते हो, तो इसलिए प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा पेपर जाता है ना। तो ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस था ग्रुप सी के पेपर का, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कंडक्ट किया गया था 4 जनवरी 2025 को। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग एक बार सेल्फ भी करिएगा। ठीक है, थैंक यू।